हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के सिविक्स के सेकंड चैप्टर का एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड। सो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि क्या चीज़ें हैं जो हमारी कंट्री को एक फेडरल कंट्री बनाती हैं, एंड नाउ हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं कि किस तरह से इंडिया में फेडरलिज्म को प्रैक्टिस किया जाता है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। Constitutional provisions are necessary for the success of federalism, बट दीज आर नॉट सफिशिएंट। मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हैं, प्रोविज़न मतलब लॉ, वो सभी नेसेसरी ज़रूरी हैं हमारे फेडरलिज्म के सक्सेस के लिए, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है। इफ़ द फेडरलिज्म एक्सपेरिमेंट has succeeded in India, it is not merely because of the clearly laid out constitutional provisions. इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे कंट्री में फेडरलिज्म अच्छे से सक्सेसफुल हो गया है तो ये जस्ट इसलिए नहीं हुआ है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छे से लॉ जो है उनको डिफ़ाइन कर दिया गया है। जो रियल सक्सेस है फेडरलिज्म का इंडिया में, उसका क्रेडिट जाता है हमारे डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को, जो कि हमारे इंडिया में है। और इससे क्या होता है कि फेडरलिज्म से हम क्या कर सकते हैं कि इससे लोगों के बीच एक लिंक बन जाता है और वो अपने आइडियाज़ को भी शेयर कर सकते हैं। बिकॉज जब पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा तो सभी के आइडियाज़ एक पब्लिक ओपिनियन बनाएंगे। ओके, सो आइए देखते हैं कुछ मेजर स्टेप्स को जिससे क्या हुआ कि हमारे कंट्री में फेडरलिज्म को स्टार्ट किया गया। तो पहला जो मेजर कह सकते हैं टेस्ट था डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का हमारे कंट्री में, वो था लिंग्विस्टिक स्टेट्स। अगर आप देखेंगे पॉलिटिकल मैप, इंडिया का पॉलिटिकल मैप देखेंगे अगर आप, तो आपकी जर्नी शुरू होगी 1947 से, एंड वहाँ से लेकर 2019 तक के मैप में आपको बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल जाएंगे और उससे आप सरप्राइज भी होंगे। मतलब ये कि एक मैप है जो कि आप 1947 का उठा लीजिए एंड एक मैप जो 2019 का है, आपको बहुत सारे चेंजेस उसमें देखने को मिल जाएंगे और आप बहुत ज़्यादा सरप्राइज भी होंगे। बहुत सारे ऐसे ओल्ड स्टेट्स थे जो कि अब गायब हो चुके हैं और नए स्टेट क्रिएट किए गए हैं। एरियाज़, बाउंड्रीज़ और जो नेम थे स्टेट के, उनको भी चेंज कर दिया गया है। 1947 में क्या था कि जो बाउंड्रीज़ थी कुछ ओल्ड स्टेट्स की इंडिया की, वो चेंज हो गई, जिससे कि क्या होगा कि एक नया स्टेट का क्रिएशन किया जा सकता है। अब ये इसलिए किया गया जिससे कि जो लोग सेम लैंग्वेज बोलते हैं वो एक साथ रह सकें सेम स्टेट में। कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं जिनको केवल लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं क्रिएट किया गया, बल्कि उनके कल्चर को देखा गया, इथनिसिटी को देखा गया, ज्योग्राफी को भी देखा गया। इसके एग्जांपल्स हो गए, जैसे कुछ स्टेट हैं जैसे नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड, ये सारे स्टेट्स हो गए। यहाँ पे केवल लैंग्वेज को ही नहीं, कल्चर, इथनिसिटी और उनके ज्योग्राफी को देखकर जो स्टेट्स की फॉर्मेशन थी वो की गई थी। अब जब डिमांड उठा कि हमें स्टेट्स की फॉर्मेशन करनी है लैंग्वेज के बेसिस पे, तो कुछ नेशनल लीडर्स थे जिनको ये डर था कि इससे क्या हो सकता है कि कंट्री की पार्टीशन हो सकती है। तो इसके वजह से क्या हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने थोड़े दिन के लिए ये जो लिंग्विस्टिक स्टेट का फॉर्मेशन का आइडिया था उसे पोस्टपोन कर दिया था। लेकिन फिर उसके बाद एक्सपीरियंस से उनको पता चला कि लिंग्विस्टिक स्टेट के फॉर्मेशन से कंट्री और ज़्यादा यूनाइट हो जाएगी और एडमिनिस्ट्रेशन करना बहुत ईजी हो जाएगा। मतलब ये है इसका कि अगर हम लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनाते हैं तो उस लैंग्वेज पर्टिकुलर लैंग्वेज को बोलने वाले लोग उसी स्टेट में रहेंगे, एंड इससे ये होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन करने में भी आसानी होगी। ये नहीं है कि कोई एक इंसान है जो दूसरा लैंग्वेज बोलता है, सब अलग अलग लैंग्वेज बोलेंगे तो ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी। सो वही चीज़ है ना। सेकंड हमारा जो मेजर स्टेप था वो था लैंग्वेज पॉलिसी। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस नहीं दिया गया है। हिंदी को हम कहते हैं एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज बोली जाती है, और हिंदी 40% इंडियंस के द्वारा बोली जाती है। बहुत सारे ऐसे लैंग्वेजेस हैं जिनको हमें सेफ़ रखना है और उनको प्रोटेक्ट भी करना है। इस वजह से क्या है कि कोई भी लैंग्वेज है उसे नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया गया है।
अब हिंदी को छोड़ के 21 अदर लैंग्वेज हैं जिनको हम ऑफिशियल लैंग्वेज कह सकते हैं। सो टोटल 22 लैंग्वेजेस हो गए जिसको ऑफिशियल लैंग्वेज कह सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक कैंडिडेट है जो कि एग्ज़ाम देना चाहता है सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का, तो वो इन 22 लैंग्वेज में से कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकता है अपने एग्ज़ाम को देने के लिए। स्टेट्स के खुद का ऑफिशियल लैंग्वेज होता है, जैसे कि गुजरात में रहने वाले गुजराती बोलेंगे, एंड बहुत सारे ऐसे बंगाल में रहने वाले बंगाली। तो इस तरह से एंड ये जो मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज है अलग अलग स्टेट्स का, उससे उनके एडमिनिस्ट्रेशन में भी इजी होता है। जैसा कि हमने देखा था कि श्रीलंका गवर्नमेंट ने ये किया था कि सिन्हाला लैंग्वेज को स्प्रेड कर दिया था, लेकिन हिंदी जो कि बहुत ज़्यादा लोगों में बोली जाती है, तो इंडिया में ऐसा कुछ नहीं किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन की माने तो इंग्लिश को ऑफिशियल पर्पस के लिए स्टॉप कर दिया गया था 1965 में। बहुत सारे ऐसे नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट थे, मतलब जो हिंदी नहीं बोलते थे, जो चाहते थे कि इंग्लिश की मतलब उसकी जो स्पीकिंग है, मतलब जो लोग बोलते हैं इंग्लिश, उसको कंटिन्यू रहने दिया जाए। अब तमिलनाडु में इसके लिए मूवमेंट भी हुआ और ये बहुत ज़्यादा वायलेंट फॉर्म का रूप ले लिया। जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसने भी ये एग्री किया कि हाँ, हम इंग्लिश का मतलब भी यूज़ करेंगे हिंदी के साथ एज अ ऑफिशियल पर्पस। और बहुत सारे ऐसे कह सकते हैं कि ये जो सोल्यूशन निकला है कि हिंदी के साथ इंग्लिश को भी यूज़ करेंगे, तो बहुत लोगों ने ये सोचा कि इससे क्या होगा कि वो इंग्लिश को प्रमोट कर रहे हैं, मतलब इंग्लिश के फेवर में ये कह रहे हैं, और इससे तो हिंदी जो है उसकी डिमांड कम हो जाएगी एंड ऑल दैट। तो फिर गवर्नमेंट ने ये क्लियर कर दिया कि प्रमोशन का मतलब ये नहीं है कि हम हिंदी को स्टेट्स के ऊपर थोप रहे हैं। मतलब ये कि अगर कोई स्टेट है जो कि अपने लैंग्वेज को बोलता है किसी पर्टिकुलर, तो वो बोले। हम बस ये चाहते हैं कि जो हिंदी है उसे स्प्रेड किया जाए, उसे थोपा ना जाए, ऐसा गवर्नमेंट ने बताया। सो ये तो थी लैंग्वेज पॉलिसी एंड इससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा। इससे हमारे एक जो फेडरल सिस्टम है उसे एक अच्छी फ्लैक्सिबिलिटी मिली। नाउ थर्ड हमारा आता है सेंटर स्टेट रिलेशन। तो सेंटर स्टेट रिलेशन, अब इससे पहले मैं आपको कुछ बात बताऊं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे यहाँ लॉ पास हुआ कि पावर को शेयर किया जाना चाहिए, लेकिन जब तक जो रूलिंग पार्टीज़ हैं, लीडर्स हैं, वो इन अरेंजमेंट को फॉलो नहीं करेंगे, तब तक हम अच्छे से इस पे वर्क नहीं कर सकते। ओके, पहले क्या था कि लॉन्ग टाइम से जो सेम पार्टी थी वो सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल दोनों पे रूल करती थी। इसका मतलब ये था कि स्टेट गवर्नमेंट अपने मन की बात नहीं रख सकती थी, बिकॉज वो उसी पार्टी की होती थी और सेंट्रल गवर्नमेंट की बात को उसे मानना पड़ता था। एंड अगर हम देखें कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में डिफरेंट पार्टी है, स्टेट में डिफरेंट पार्टी है, तो भी क्या होता था कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को मतलब उनकी पावर लेने की कोशिश करती थी, उनके ऊपर अपना जो ऑर्डर है उसे थोपने की कोशिश करती थी, उनका मिसयूज़ करने की कोशिश करती थी। लेकिन ये सारे चेंजेस आए 1990 के बाद, मतलब इन सभी चीज़ों में चेंजेस आ गए। अब क्या हुआ कि इस एक बिगिनिंग हुई कोलिजन गवर्नमेंट की। मतलब ये कि इसमें ये था कि कोई भी सिंगल पार्टी जो कि पहले मेजॉरिटी पा जाती थी, अब वो मेजॉरिटी नहीं पा सकती है लोकसभा में। मतलब हम कह सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल दो गवर्नमेंट है, ओके, दो पार्टीज़ हैं, एंड एक पार्टी है जो कि अपनी गवर्नमेंट बना ली, वो जीत गई, लेकिन दूसरी पार्टी है जो कि हार गई। तो जो हार गई है पार्टी, वो अदर पार्टीज़ के साथ कोलिजन गवर्नमेंट फॉर्म करेगी, जिससे कि वो आगे जो इलेक्शन हो उसमें अपना पार्ट जो है ले सके और पावर को अपने पार्टीज़ में शेयर करके एक अपनी कह सकते हैं स्टेटस को इस्टेब्लिश कर सके। तो वही चीज़ है। अब इससे क्या हुआ, जब वो लोग कोलिजन गवर्नमेंट फॉर्म करने लगे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो पार्टीज़ होती थी जिनको नेशनल पार्टी बोलते थे,
तो नेशनल जो पार्टीज़ होती थी वो बहुत सारी पार्टीज़ के साथ एक अलायंस बनाती थी, और उसमें रीजनल पार्टी भी होती थी। रीजनल पार्टी मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट की पार्टी होती थी उसे बोलते थे रीजनल पार्टी। तो वही रीजनल पार्टी के साथ भी बनाती थी। इससे क्या होता था कि वो लोग यूनाइट हो जाते थे और एक बाउंडिंग बन जाती थी, जिससे क्या होता था कि जो सेंट्रल लेवल पे है पार्टी, वो स्टेट लेवल की जो पार्टी है उसको कुछ भी कह नहीं सकते थे, बिकॉज अब वो एक ही मोटिव पे काम कर रहे होते थे। तो इससे बहुत ज़्यादा चेंजेस आए सेंटर और स्टेट के रिलेशन में। ओके, इससे क्या हुआ कि एक नया कल्चर डेवलप हुआ पावर शेयरिंग का, और फिर इसको सुप्रीम कोर्ट से भी जजमेंट मिल गया कि कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस नहीं कर सकती है। और जो पावर शेयरिंग थी वो अब ज़्यादा, आज के समय में हम कह सकते हैं ज़्यादा इफ़ेक्टिव है जैसा कि वो पहले हुआ करती थी, बिकॉज़ अब बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। बहुत सारी, हम कह सकते हैं बहुत सारे हमारे सोसाइटी में जो लोग हैं वो भी अवेयर हो गए हैं। तो ये तो थी हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे इसका, उसके बाद हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।